गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? इन फिजिक्स देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर 3 में देखी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे, डिस्टेंस and displacement as like speed and velocity। और भी पीछे हमने पढ़ी जैसे मास के बारे में बताया, टाइम, और कौन कौन सी देखी हैं जैसे मोमेंटम। तो ऐसे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, इनको हम बोलते हैं स्केलर्स, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर्स। अब ऐसा क्यों है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं और इनको वेक्टर्स? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड की। किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड। तो जिसको डिस्क्राइब करने में मैग्नीट्यूड चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर्स। और ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होते हैं? दे आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, फॉर देम टू डिस्क्राइब वी ओनली नीड जस्ट अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर, मीन्स डिस्टेंस बताना है हमें। तो डिस्टेंस एज लाइक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो एक नंबर चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर्स। नेक्स्ट इज वेक्टर्स। इसमें हम मैग्नीट्यूड तो डिस्क्राइब करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, साथ में उसकी हम एक डायरेक्शन भी बताएंगे किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मूव्स 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मीन्स कोई एक आदमी ईस्ट की तरफ गया, कितना? 20 किलोमीटर। अब हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दिया 20 किलोमीटर, साथ में क्या बताई? उसकी डायरेक्शन भी बताई। तो इस केस में इस 20 किलोमीटर को हम डिस्टेंस ना बोल के ऐसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर देम वी नीड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम आर कॉल्ड वेक्टर्स। We can write down the definitions of scalar and vector. Scalars, any physical quantity that can has magnitude only are said to be scalar. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, उन्हें हम स्केलर कहते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, और साथ में वो ओबे करता है दो लॉज को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन के केस में। एंड जो हमारे स्केलर्स होते हैं they can be added as like ordinary numbers। इन्हें हम ordinary algebra से ऐड कर सकते हैं, as like हम उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं as like numbers। जैसे हम नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं, वैसे हम स्केलर्स को भी कर सकते हैं। बट वेक्टर्स को हम as like numbers ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि वेक्टर्स को आपस में हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे। तो आगे हम मूव करते हैं अब
how to represent a vector. Next is representation of vectors. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ राइटिंग मेथड एंड नंबर 2 इज़ ग्राफिकल मेथड। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक राइटिंग मेथड एंड एक ग्राफिकल मेथड। तो राइटिंग मेथड में कुछ नहीं होता है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लेटर सिंबल यूज़ करते हैं एस लिखेंगे लेटर। राइटिंग मेथड में हम लेटर रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसे, और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर। या कैपिटल एस लिख सकते हैं, स्मॉल एस भी लिख सकते हैं। एज लाइक हम यूज़ कर लेते हैं ए वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल ए भी लिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के लिए हम वी लिखते हैं लेटर, और उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो ये बन जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारी राइटिंग मेथड है, एक सिंपल मेथड है, बट हमें मालूम है वेक्टर्स के पास दो चीज़ें होती हैं। हाँ जी, दे दिया। नाउ हमें मालूम है कि वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन एंड वन इज मैग्नीट्यूड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को बताएंगे और मैग्नीट्यूड को भी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लेंथ, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस तरफ, एक तरफ हम एंड पॉइंट बताएंगे और एक तरफ बताएंगे एरो हेड। और ये जो हमने बनाया, इसमें जो ये लेंथ होती है, इस एरो की हम क्या करें, लेंथ मेज़र करें, तो लेंथ हमें देगा इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड एरो गिव्स द डायरेक्शन। तो हमें पता लग सकता है, जस्ट सपोज एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे बता सकता है कौन वेक्टर बड़ा है मैग्नीट्यूड में। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो वेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा, दिस वन इज़ ग्रेटर। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को, ऐसे भी जहाँ मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें इसके दो पॉइंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल, और इस एरो हेड को कहा जाता है हेड। तो डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ से होती है, वेक्टर की, किसी वेक्टर क्वांटिटी की, फ्रॉम टेल टू हेड। और जो लेंथ होती है टेल और हेड के बीच में मेज़र करें, वो हमें देता है मैग्नीट्यूड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। तो मैग्नीट्यूड देता है लेंथ, और एरो के देता है हमें डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं बहुत कंबाइन करके, ऐसे करके जा रहे हैं। एक ए वेक्टर है ये, ओके, जिसमें इसकी एक क्या है, टेल, और एक है इसका हेड। एक कोई बी वेक्टर है, वी कैन राइट लाइक दिस। एक कोई सी वेक्टर है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वेक्टर्स को। एक सी वेक्टर है, तो इसकी ये टेल आ गई और एक आ गया हेड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स में होता क्या है, जो पोलर वेक्टर्स होते हैं, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं सिंपल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अलॉन्ग हो डायरेक्शन ऑफ मोशन के। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम टुवर्ड्स ईस्ट,
अगर ये नॉर्थ साउथ या मान लें वेस्ट और ईस्ट, तो कोई पार्टिकल या कार ईस्ट की तरफ जा रही है तो ये क्या कवर करेगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, डिस्टेंस भी इस तरफ ही ट्रैवल करेगी, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही आएगी क्योंकि डायरेक्शन भी दे दी और है, डिस्टेंस तो कवर करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या बनी, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन, वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सेम डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा इस केस में, पोलर वेक्टर। और सपोज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर है इसकी डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी, अब वेलोसिटी भी इस तरफ ही होगी पार्टिकल की टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस केस में वेलोसिटी भी क्या बनेगी, एक पोलर वेक्टर। नो नेक्स्ट आते हैं हम अब एक्सियल वेक्टर्स के ऊपर। तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो एक्सियल वेक्टर आते हैं कहाँ दिखेंगे हमें, जहाँ भी कोई पार्टिकल या बॉडी कैसी मोशन कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अगर पेन को मैं ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पर्सन स्टोन टाई अप करके या उससे पकड़ के सेंटर पे इसको ऐसे घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में, ओके, तो इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, बट एक इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनेगी क्योंकि ऐसे करके घुमाएगा कोई, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर ऐसे घुमा रहा हूँ पेन को, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे हैंड पे बन रही है सेंटर में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अलॉन्ग जो एक क्वांटिटी आती है, एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी अल्फ़ा, ठीक है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं बट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं, तो एज ए वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और भी आते हैं जब हम आगे पढ़ते चलेंगे चैप्टर्स में, हम आगे देखेंगे 7th 8th चैप्टर जाके एंगुलर मोमेंटम एल, वो भी कैसा होता है वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ही होता है। टॉर्क वो भी क्या होती है, एक एक्सियल वेक्टर होती है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थे वेक्टर्स के, पोलर एंड एक्सियल। अब हम कुछ मोर डेफिनेशंस सीखेंगे वेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है पोजीशन वेक्टर। नंबर 1 इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताना। तो हम एक 2 डायमेंशनल ले लेते हैं, 2D स्पेस लेते हैं, प्लेन लेते हैं एक एक्स एंड वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कितनी दूर है, इसको मेज़र करने के लिए हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ओरिजिन से ही मेज़र करते हैं डिस्टेंसेस। तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ओ से। तो ओ और इस पॉइंट पी को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो ओपी डिस्टेंस, ओपी वेक्टर, इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं आर वेक्टर, और रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं आर से, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, ओपी आर वेक्टर को बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी जो वेक्टर ड्रॉन किया जाता है कहाँ से, ओरिजिन से और उस पार्टिकल की पोजीशन तक, उनको आपस में ज्वाइन करके, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट इसी के साथ आता है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डेफिनेशन सभी को क्लियर है डिस्प्लेसमेंट की, चेंज इन पोजीशन होता है। अगर सपोज किसी टाइम टी पे कोई पार्टिकल यहाँ पे था, इस पॉइंट पे पी पे, वो कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी वो इस पॉइंट क्यू पे चला गया,
तो उसने अपनी पोजीशन क्या कर ली, चेंज। तो बट हमें पता है OP कितना डिस्टेंस है, OP कितनी पोजीशन है, एक पोजीशन वेक्टर है R। OQ भी क्या बनेगा, ओरिजिन से। तो जो भी वेक्टर हम ओरिजिन्स को और उस पोजीशन को ज्वाइन करके बनाते हैं वो बनता है पोजीशन वेक्टर। तो OQ भी क्या बनेगा, एक अनदर पोजीशन वेक्टर बनेगा। OP भी क्या, एक पोजीशन वेक्टर। तो इसका हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं R' से। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, P to Q। तो मीन्स वो डिस्प्लेस कर गया है P से Q तक। तो PQ वेक्टर क्या बना हमारा, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं PQ वेक्टर या डेल्टा R वेक्टर। बाद में आगे जब हम वेक्टर एडिशंस पढ़ लेंगे तो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे डेल्टा R वेक्टर को। तो अभी एक थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशंस थी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब हम वेक्टर्स को क्या किसी पार्टिकल की पोजीशन को जहाँ पे है वो उसको ज्वाइन करते हैं ओरिजिन के साथ, तो जो वेक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल ने अपने पोजीशन क्या कर ली, चेंज। पहले P पे था फिर Q चला गया, तो मीन्स डिस्प्लेस हुआ है। तो वो जो वेक्टर बनेगा एक P से Q तक, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट सम अदर टर्म्स जो यूज़ होती हैं इस केस, इधर हमारे पास वेक्टर्स में इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नेम से क्लियर है, ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज़ जो आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वल किस किस में, बोथ में। इक्वल किस में चाहिए, बोथ। बोथ मीन्स मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन भी। मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, या इक्वल बोलते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए किन्हीं दो वेक्टर के। तो उन दो वेक्टर्स को हम बोलेंगे आपस में इक्वल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लेटर रिप्रेजेंटेशन, A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ये है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, अगर A ऐसे जा रहा है, ये A वेक्टर है, तो B वेक्टर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। ये B वेक्टर क्या आप बता सकते हैं, ये A वेक्टर ये कैसे है और एक B वेक्टर ऐसे है, क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि A वेक्टर की डायरेक्शन दिस साइड है और B वेक्टर की डिफरेंट है, तो दे आर नॉट इक्वल। अगर कोई एक वेक्टर ऐसे है C वेक्टर और D भी ऐसे ही है, क्या दो वेक्टर आपस में इक्वल कहलाएंगे? नो, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इक्वल वेक्टर होने के लिए उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी वेक्टर्स के क्या होनी चाहिए, सेम। अभी यहाँ पे देखो D वेक्टर का मैग्नीट्यूड C वेक्टर से क्या है, ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर कब कहेंगे, जब एक वेक्टर दोनों के क्या होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, मीन्स इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उनकी, डिफरेंट। डिफरेंट भी ऐसे कि ऑपोजिट, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल A वेक्टर इज इक्वल टू, और लिखते कैसे, इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर A वेक्टर ऐसे है तो B वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का ही बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। एंड नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, कॉलिनियर वेक्टर्स। तो कॉलिनियर्स करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अभी हमने बात की मैग्नीट्यूड की,
तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर का? कोई अगर वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, सिंपल एरो हटा दो तो मीन्स ये क्या बताएगा हमें? उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। या हम मॉडुलस का यूज़ करते हैं और उसको मोड के अंदर लिखते हैं, तो ये जो चीज़ है हमें ये क्या दे रही है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मोस्टली हम इसी रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो तभी हमने क्या लिखा मैग्नीट्यूड के लिए। तो इक्वल वेक्टर्स के केस में वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल था बट डायरेक्शन भी सेम थी, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इस केस में मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ यू कैन टेल मी अबाउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन इन केस ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, जब इक्वल होंगे और जब नेगेटिव होंगे तब क्या एंगल होगा? तो इक्वल वेक्टर्स के केस में एंगल जो थीटा बनेगा दो वेक्टर्स के बीच में वो बनेगा 0 डिग्री, एंड नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा थीटा से वो होगा हमेशा 180 डिग्री। नंबर 3 इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वर्डिंग से क्लियर है। को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन। तो कॉमन लाइन मीन्स एक ही लाइन में, या एक लाइन बोल सकते हैं। मीन्स इस केस में हमें वेक्टर्स का देखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इस केस में? मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। तो मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे ना हो बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, सी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो ऑल ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। आल्सो एक डी वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बी के, और ये डी वेक्टर ये कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया। जब मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो उस कोलिनियर वेक्टर के एक स्पेशल केस बन जाता है तो कोलिनियर वेक्टर से बी और डी, बट ये इक्वल भी बन चुके हैं अब। तो स्पेशल केस होता है कोलिनियर वेक्टर्स का जब डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो वेक्टर्स क्या कहलाने लग पड़ते हैं? इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। co-initial vector. Next is co-initial vectors. co-initial vectors क्या होते हैं? इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट मीन स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है, डायरेक्शन तो डिफरेंट ही होगी इस केस में, डिफरेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट। कोई वरी नहीं है मैग्नीट्यूड के बारे में इस केस में, सेम हो चाहे डिफरेंट, बट एक कॉमन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉमन। यहाँ पे को का मतलब क्या? कॉमन। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो ड्रॉ करके देख सकते हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए, कोई एक ऐसे जा रहा है बी, सी, डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर. These all are co-initial vectors. Now next is
localized or fixed vector. Next vectors are fixed vector and free vector, जिसे हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड, मीन्स फिक्स्ड, जिसकी टेल क्या हो, फिक्स हो। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। मीन्स यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, इधर ड्रॉ किया हमने, तो इसकी टेल क्या होगी, फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। और फ्री वेक्टर्स, जिसकी टेल फिक्स नहीं है, मीन्स इसको मैं उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, बट डायरेक्शन को मेरे को चेंज नहीं करना है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। बट एक कंडीशंस रहती है इन फ्री वेक्टर्स के केस में, हमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना होता है, बट हम इन्हें उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं सेम वेक्टर को, बट डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। और फिक्स्ड वेक्टर्स, जिनकी हम इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करते, स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा इसका, और मैं इसको उठा के कहीं यहाँ नहीं रख सकता, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर्स का हमारे पास बहुत सा यूज़ है जब हम वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, तो नाम से क्लियर है कोप्लेनर क्या होता है, जिसका प्लेन क्या हो, कॉमन। कोप्लेनर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स जिनका प्लेन क्या हो, कॉमन, एक ही प्लेन के ऊपर ड्रॉ। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है हमारा, इसमें एक प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। तो जो भी वेक्टर यहाँ ड्रॉ करूँगा मैं इसमें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, मीन्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मीन्स हमारे बोर्ड के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ओके, ऑल आर कोप्लेनर्स। अगर कोई एक वेक्टर होता इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स कोई एक वेक्टर ऐसे जा रहा होता, तो इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है वो, तो मीन्स वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं, वो एक्स वाई के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। अगर वेक्टर कैसे होता है, पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस साइड, तो वो कोप्लेनर नहीं हुआ, वो अलग हुआ, डिफरेंट। बट ये तीन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि इसी प्लेन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे पास है एक यूनिट वेक्टर, जिसका मोस्ट यूज़ है, इसको सभी को ये ध्यान से देखना है और अंडरस्टैंड भी करना है यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर, अब नाम क्या है इसका, यूनिट, तो यूनिट से मतलब क्या लेना हमने, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1 यूनिट। मीन्स अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इस वेक्टर को, तो इसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, तो अगर मीटर्स में रखूँ तो 1 मीटर रखनी पड़ेगी, 1 यूनिट बोलना है। सेंटीमीटर रखूँ तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ रखनी पड़ेगी इस वेक्टर की। और इनकी रिप्रेजेंटेशन स्पेशल काइंड की होती है। अगर लेटर में करनी हो तो हम लिखते हैं ए कैप। ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। नाउ हाउ दिस यूनिट वेक्टर, अब डायरेक्शन की बात नहीं की हमने, डायरेक्शन क्या होती है, तो जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की वो सेम होती है एज दैट ऑफ फुल वेक्टर, सेम एज दैट ऑफ फुल वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में हमारा फुल वेक्टर हो उसी के डायरेक्शन में होता है। सपोज एग्जांपल, अगर ए वेक्टर इस तरफ है, एक ए वेक्टर दिया हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर भी होगा। वो क्या होगा, एक यूनिट लेंथ उठाएंगे हम इसके इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक, यहाँ बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे और क्या लिख देंगे इसको हम ए कैप। तो ए कैप जो है किसके अलोंग रहेगा, हमेशा डायरेक्शन करेगी फुल वेक्टर के अलोंग, और मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, 1। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट वेक्टर ए कैप एंड फुल वेक्टर ए वेक्टर। नाउ अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने इन तीनों के बीच में। तो दोनों वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, को इनिशियल वेक्टर है,
तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फुल वेक्टर ए कैन बी रिटन एज किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन दे रहा है, वेक्टर होता क्या है, फुल एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, एक मैग्नीट्यूड देता है और उसकी अपनी एक डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें ये मिल गया, ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, दो चीज़ों से मिलकर बना वेक्टर, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मीन्स मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन दे सकता हमें, इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि अलोंग सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये रिलेशनशिप है। एक फुल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर ऑफ द सेम वेक्टर, और ए कैप कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास ये यूनिट वेक्टर का, तो इसको ढंग से सीखना है। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारे पास जो होती है 3D स्पेस में 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एंड से जेड, एक्स वाई एंड जेड, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। कैसी होती हैं ये बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये एक्स है और ब्लू पेन जो रेड पेन बता रही है एक्स एक्सिस, ब्लू पेन वाई एक्सिस एंड ग्रीन पेन हमें क्या देगा जेड एक्सिस। तो ऐसे होती हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये थर्ड एक्सिस ऐसे दिखाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ड्रॉ करने में हम बोर्ड के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स इन तीनों के बीच में आपस में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। अब हर एक एक्सिस के अलोंग क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। इसके अलोंग होता है आई कैप, वाई के अलोंग होता है जे कैप एंड एक्स जेड के अलोंग होता है के कैप। तो आई जे के को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, बिकॉज इन तीनों के आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। आई के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो एनी वेक्टर ए, सपोज एक पोजीशन वेक्टर है कोई ये आपको बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं। So a vector A along x-axis, vector A along x-axis can be written as कोई एक A वेक्टर है, x-axis के along कैसे लिखा जा सकता है, A वेक्टर फुल लिखना मैंने, तो उस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन देगा, जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है कोई ए वेक्टर और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ए वेक्टर अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, तो वाई के अलॉन्ग क्या बनेगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जे कैप। जेड के अलॉन्ग बनेगा A vector is equal to magnitude of A vector into K cap, and these I, J, K are mutually perpendicular to each other। और I, J, K के बीच में अगर X, Y, Z एक्सिस के बीच में 90 है तो मीन्स I, J, K के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो I, K के बीच में कितना होगा, 90, और J, K के बीच में कितना होगा, 90। These I, J, K are called orthogonal unit vectors। Now next is multiplication of a vector। एक हम देखेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी रियल नंबर से और एक बार किसी एक स्केलर क्वांटिटी से, बाय स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट देखते हैं किसी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से। फॉर एग्जांपल कोई एक ए वेक्टर है ए, तो हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे इसे, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन आगे इसकी ग्राफिकल ए वेक्टर। Suppose we multiply this a vector by a real number 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी वेक्टर को, तो 2 इज़ अ स्केलर। अब ए वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन में जो यूनिट कैप होगा वेक्टर एक, हमेशा यूनिट वेक्टर रहेगा उसके डायरेक्शन में सेम वेक्टर का। तो अब जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा। अब स्केलर को हम स्केलर के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2a। तो जब हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ वो क्या होता है, रियल नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और डायरेक्शन क्या रहती है उसकी सेम। तो हमें एक न्यू वेक्टर मिल जाता है ये से b। ओके, अब b वेक्टर जो होगा ए कैप के अलोंग ही होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो चुका है, तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो चुका है, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये b वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली इन जनरल इफ वी मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स, n कोई एक रियल नंबर ले लिया, n से मल्टीप्लाई करें, तो जो न्यू वेक्टर होता है, न्यू वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क पड़ेगा प्रीवियस वेक्टर से, और डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हमने ऊपर देखा, मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ, अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो गया, तो n से करें तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड n टाइम्स बढ़ जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर उसकी डायरेक्शन की तरह ये क्या रहेगी, उस न्यू वेक्टर की डायरेक्शन भी रहेगी। तो ये एक रियल नंबर्स का इफेक्ट होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे किसी वेक्टर के साथ। तो किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड को जितने 3 से करें तो 3 टाइम्स बढ़ा देगा, 5 से कर रहे हैं, रियल नंबर 5 है तो 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं डालेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, अब एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी v, एंड एक स्केलर क्वांटिटी है से मास m, एंड वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस। मैंने मास से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है mv। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, तो वेलोसिटी का लिखने का तरीका, उसका मैग्नीट्यूड और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। सो m से मल्टीप्लाई किया, m इज़ स्केलर, मैग्नीट्यूड इज़ आल्सो स्केलर, आपस में मल्टीप्लाई होगा mv इंटू v वेक्टर। अब mv स्केलर में चेंज आ गया है, ठीक है, बट ये जो नई क्वांटिटी बनेगी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या मिलेगी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। एक हमें क्या मिली, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी। जब मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी को हम तो बोलते हैं, हमें मालूम है, मोमेंटम। दैट वन इज लीनियर मोमेंटम। तो जब भी हम किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है हमें, न्यू जो क्वांटिटी बनती है वो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनती है, और वो भी कैसी होती है, एक वेक्टर ही होती है। तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो वेक्टर। जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तब भी जो न्यू क्वांटिटी बनी थी, न्यू वेक्टर बना था, वो भी वेक्टर ही बनता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर मिलता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को तब भी क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, बट न्यू वेक्टर क्वांटिटी। अब इस न्यू वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो ये बनता है, जब स्केलर को और वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है न्यू फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी is product
ऑफ किसका, स्केलर का, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्केलर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन जो होती है न्यू फिजिकल क्वांटिटी is same as that of a given vector quantity, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। जब हम चाहे वेक्टर को मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से चाहे स्केलर से, डायरेक्शन क्या रहेगी, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके अलोंग ही रहेगी, बट उनके मैग्नीट्यूड्स में फ़र्क पड़ता है। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रियल जो मैग्नीट्यूड होता है उस नए वेक्टर का वो n टाइम्स